स्वागत है आपका आज के हमारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक पर। आज हम रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12A एंड 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में बात करेंगे। मैं आपको इसके रेलेवेंट प्रोविजन से लेकर इसे कैसे हम ऑनलाइन फाइल करेंगे, मैं आपको ये बताऊंगी इस पूरे वीडियो में। तो आपको एंड तक बने रहना है, बिकॉज मैं आपको एक एक ऑप्शन, कहाँ पे आपको क्या क्लिक करना है, क्या चीजें आपको रेडी रखनी है अपने पास, सो दैट आप इसे बहुत इजीली भर पाए। ये सारी चीजों से मैं आपको गो थ्रू करवाऊंगी एंड ऑनलाइन कैसे फॉर्म को फाइल करना है वो बताऊंगी। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है सो दैट आप किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को मिस ना करें एंड जब आप इसे खुद भरें तो आपको कोई इसमें इश्यूज या प्रॉब्लम ना आए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो दोस्तों, 12A और 80G के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, उसे फॉलो करना होगा। 12A का रजिस्ट्रेशन जो है वो हमें फॉर्म नंबर 10A के थ्रू मिलता है। फॉर्म नंबर 10A जो है ये हमें ऑनलाइन भरना होगा हमारे ई फाइलिंग पोर्टल पे जाके। आप देख सकते हैं HTTPS जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इनकम टैक्स का पोर्टल है, ई फाइलिंग वाला, जिसपे आप अपना ITR अपलोड करते हैं, ये वही पोर्टल है, उसी पे आपको जाना है और लॉग इन करना है। वैसे तो दोस्तों 12A सबसे पहले अप्लाई होता है, पर अगर आप चाहें तो आप दोनों ही रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12A एंड रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 80G दोनों एक साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, पर सबसे पहले आपको 12A अप्लाई करना होगा बिकॉज 80G के लिए 12A कंपलसरी है। तो आपको एप्लीकेशन कहाँ बनानी है, कैसे बनानी है, आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते ही मैं आपको बता देती हूँ हम इसे लॉगिन कैसे करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग का लॉगिन है। मैंने अपने आप को लॉगिन कर लिया है और आप इसमें जाएंगे अपने ई फाइल वाले ऑप्शन में और इनकम टैक्स फॉर्म्स पर आप क्लिक करेंगे। इनकम टैक्स फॉर्म्स पे क्लिक करते ही आपको पैन नंबर सेलेक्ट करने को बोलेगा। आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर 10A सेलेक्ट करना है, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12A1AA ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट। तो आपका ये ट्रस्ट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ट्रस्ट को ही अप्लाई होता है ये। तो अब हम इसमें सबमिशन मोड में प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे एंड इसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए कि अब जो मेरा जुरिस्डिक्शन है उसके अकॉर्डिंगली उसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया है कि मेरा कौन सा जुरिस्डिक्शन आता है। अगर आपका इसके अलावा कुछ अलग जुरिस्डिक्शन है तो आपको इस ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करना है। तो मेरा ऐसा कोई जुरिस्डिक्शन है नहीं, तो मैं इसमें से ही सेलेक्ट करूंगी। तो मैं इसको हटा देती हूँ और मेरा ये क्योंकि उसने सही सेलेक्ट किया है तो मैं इसे कंटिन्यू करके आगे जाऊंगी। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है फॉर्म नंबर 10A, दिस इज एज पर रूल 17A। ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप रूल नंबर 17A पढ़ सकते हैं इनकम टैक्स रूल के। तो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन अंडर क्लॉज AA or clause AB of subsection 1 of section 12A of the Income Tax Act 1961। अब आप इसके इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। फॉर्म भरने के लिए इसमें ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपको एस्ट्रिक वाली जो फील्ड है वो कंपलसरी है। आपको ऑनलाइन भरते समय बैक बटन यूज नहीं करना है, नहीं तो आपको वो लॉग आउट कर देगा। सारे के सारे जो आप अमाउंट्स डालेंगे वो INR में होंगे, इंडियन रुपीज में। आपको प्रेफरेबली आपको डेट जो है वो कैलेंडर से ही सेलेक्ट करनी चाहिए सो दैट आप उसके फॉर्मेट में कोई चेंजेस ना करें। जितने भी ग्रे फील्ड्स होती हैं फॉर्म के अंदर वो ऑटो फिल्ड होती है। अब क्योंकि हम इस फॉर्म को ऑनलाइन भर रहे हैं तो हमारी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन जैसे कि नेम, पैन नंबर, एड्रेस, ये सारा का सारा ऑटोमेटिकली ग्रे फील्ड्स में आ जाएगा, जिसे आप एडिट नहीं कर सकते हैं। और जहां भी आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो वहां पे आपके पास अंदर फॉर्म में क्लिक ऐड बटन और क्लिक ऐड न्यू रो, डिलीट रो, ये वाले ऑप्शंस होंगे। आपको उसी ऑप्शन को, उसी एक्शन बटन को यूज करके यूज करना है। और आपको अटैचमेंट्स अपने साथ हैंडी रखने हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, देखिए नोट्स में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, दिस फॉर्म इज रेलेवेंट फॉर पर्संस इन रिसीट ऑफ इनकम फ्रॉम चैरिटेबल, religious trust or institutions who wish to avail exemption under section 11 of the act
and who are required to apply for registration of the trust under section 12AA of the Act. तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस फॉर्म को तभी भरें जब आप इस कैटेगरी में फॉल होते हैं। ये नेक्स्ट बटन पे मैं क्लिक करूंगी। तो अब हम आ गए हम एक्चुअल अपने फॉर्म पर। आपको ध्यान रखना है, आपको ये फॉर्म हमेशा सेव करते हुए जाना है। टाइम टू टाइम आप सेव कीजिए सो दैट अगर बाई चांस आप गलती से लॉग आउट हो जाओ तो आप इसको, आपका जो भी आपने डेटा इसमें लिखा हुआ है वो आपका सेव हो जाए। तो आप देखेंगे ये जो ग्रे फील्ड्स हैं इसमें ऑटोमेटिकली मेरी सारी परमानेंट इंफॉर्मेशन आ रही है, इसमें वो मुझे कुछ भी चेंज करने नहीं देंगे। आप इसको देख लीजिए, अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर ये आपको अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाके एडिट करना होगा। तो जैसे मेरी परमानेंट इंफॉर्मेशन आ रही है, टाइप ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगी। तो मेरा जो है ये रिलीजियस कम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, नहीं ये मेरा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है सर, चैरिटी का काम होता है। एंड दिस इज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ करस्पॉन्डिंग टू दैट एक्ट। अगर आप इसमें भी नहीं है तो आप अदर्स पे क्लिक कर लीजिए। अदर्स पे क्लिक कर लेंगे तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि आप कौन से वाले में रजिस्ट्रेशन, कौन से में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो मेरा ये जो है, मेरा केस जो है वो रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में हम हैं ऑलरेडी। फिर हम इसमें डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और फॉर्मेशन ये ऑटोमेटिकली पिक हो रहा है। ये ग्रे एरिया है, इसे हम एडिट नहीं कर सकते हैं, ये परमानेंट इंफॉर्मेशन है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। अब हम आगे चलेंगे तो आप देखिए अभी तक हमने सिर्फ टाइप ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन पे ही हमने एंटर किया है इंफॉर्मेशन, बाकी के सारा का सारा ऑटो फिल्ड आया है बिकॉज वो परमानेंट नेचर का इंफॉर्मेशन है। अब इसमें डिटेल्स ऑफ द ऑथर्स एंड फाउंडर्स हमको डालना है, तो अब हम इस डिटेल को भर देंगे। आप इसे कहीं एक्सेल में रेडी रखिएगा कॉपी पेस्ट, ताकि हम इसे बहुत इजीली कर सकें। तो मैंने भी ऐसा इसको रेडी करके रखा हुआ है। आप देखिए इसमें हमें बहुत सारी डिटेल डालनी होगी, आधार नंबर डालना है और हमें नेम डालना है, पूरा एड्रेस डालना है, पैन नंबर डालना है और जिप कोड के साथ हमें अपना ये एक्सेल। तो अब हमने ये पैन नंबर्स डाल दिए हैं, डिटेल्स ऑफ ऑथर्स एंड फाउंडर्स हमने इसमें एंटर कर दिया है। आप देख सकते हैं ये मैंने इसमें इन सबकी एंट्री हो गई है। अब हमारे आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है डिटेल्स ऑफ ट्रस्टीज, ऑफिस बेयरर्स, डायरेक्टर्स एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। तो अगर मैं अपनी एप्लीकेशन आज फाइल कर रही हूँ तो मुझे इसमें जो आज की डेट पे प्रेजेंट ट्रस्टीज एंड ऑफिस बेयरर्स है उनकी डिटेल्स डालनी होंगी। तो मैं यहाँ पे भी उन सब की डिटेल अब एंटर कर देती हूँ। तो ये मैंने एक डिटेल डाल दी है, मैं इसमें और ऐड कर दूंगी। सारे ऑफिस बेयरर्स हमें ऐसे ही ऐड करनी है। तो अब मैंने ये अपने तीनों ऑफिस बेयरर्स के नाम वापस ऐड कर दिए हैं इसमें। तो अच्छी प्रैक्टिस के लिए हमें इसे बार बार सेव करना होगा, तो मैं इसे फिर से सेव ड्राफ्ट कर देती हूँ। तो ये सेव हो गया। अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं। तो मेरी एंट्रीज हो चुकी हैं। अब मैं आती हूँ 4th नंबर पे। In case of charitable and religious cum charitable trust, please specify the objects of the trust institution. तो मेरी ये रिलीफ ऑफ द पुअर है एंड preservation of environment है एंड advancement of other objects of general public utility है। तो मैं अब इनमें अगर आपके पास अदर्स में भी कुछ आप दे सकते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं। तो मैंने इसमें लिख दिया है यूथ एम्प्लॉयमेंट। आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आपके ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड करते जाइए।
तो दोस्तों फिर मैंने इसमें आप देखिए इसमें मैंने सारी डिटेल्स भर दी हैं। एंड ये सारी डिटेल्स भरने के बाद अब हम आ गए हैं अपने ऑप्शन नंबर 5 पे। तो ऑप्शन नंबर 5 जो पॉइंट नंबर 5 जो है वो है, इज दिस अ केस ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर क्लॉज ए बी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12A। मतलब अगर आपका ऑलरेडी पहले से कोई रजिस्ट्रेशन हो रहा है और उसके बाद आप मॉडिफिकेशन कुछ कर रहे हैं तो उस वाले केस में आपको ये यस सेलेक्ट करना है, पर क्योंकि ये हमारा फ्रेश रजिस्ट्रेशन है तो मैं इसमें नो सेलेक्ट करूंगी। अगर आप देखिए अगर मैं इसमें यस सेलेक्ट करती तो वो ये नीचे के सारे फील्ड्स ओपन कर देता एंड फिर आपको इसमें अपना पुराना रजिस्ट्रेशन का डिटेल डालना होता है एंड मॉडिफिकेशन की डिटेल्स डालनी होती। पर अब क्योंकि ये मेरा एक नया रजिस्ट्रेशन है तो ये प्रॉम्प्ट कर रहा है मुझे कि मैं मेरे ड्राफ्ट को सेव कर लूं। तो हमें साइट की बात मान लेनी चाहिए और हमें ड्राफ्ट को सेव कर लेना चाहिए। सो नाउ ये नो है। अब हम आगे चलते हैं। नो होते ही तो ये पुराना रजिस्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन का सारा डिटेल चेंज हो गया है। Whether the trust deed contains clause that the trust is irrevocable, तो इसमें आपको डीड देखनी होगी। डीड में आपकी क्या क्लॉज आ रहा है कि ट्रस्ट रिवोकेबल है, इररिवोकेबल है। तो ये हमारी ट्रस्ट जो है वो इररिवोकेबल है। Whether any application for registration made by the applicant in the past has been rejected, तो हमने कभी भी ऐसी कोई एप्लीकेशन की नहीं थी जो रिजेक्ट हो गई है, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेट अवे नो कर दिया है। इफ यस अगर मैं यहाँ पे बाय चांस देखो मैं आपको यस करके दिखा दूँ, अगर मैं यस कर देती तो ये सारे ऑप्शंस नीचे के ओपन हो जाते, बट हम इसको नो कर रहे हैं तो ये अनएडिटेबल फील्ड्स हो गई हैं। Whether the applicant is registered under the FCRA 2010, तो FCRA ये फॉरेन फंड्स के लिए होती है, तो मेरा ऐसा कोई मैंने रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, तो आई कीप इट नो। मैं आपको ये भी यस करके दिखा देती हूँ। ये यस होते ही नीचे के दोनों ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, तो आपको इसमें डिटेल लेनी होगी रजिस्ट्रेशन की। सो आई हैव मेड इट नो। सो नाउ आई वांट टू सेव द ड्राफ्ट अगेन एंड इसके बाद मैं प्रीव्यू एंड सबमिट करूंगी। अब इसमें जो एस्ट्रिक्स आप देख रहे हैं, ये एस्ट्रिक वाला कॉलम है, इसमें कंपलसरी हमें डालना था अपना एड्रेस। तो लेट मी कंप्लीट दिस। तो अब हमारा ये फॉर्म चेक होने लगा है। तो जैसे जैसे इसमें एरर्स आती जाएंगी, आपको जैसे जैसे आप इसको प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे इसमें एरर्स आती जाएंगी, आप उसको रिमूव कर दीजिए। तो अब ये मेरा नेक्स्ट पेज पर ऑटोमेटिकली आ गया है। तो अब मैं इसमें हम इसमें आगे डिटेल में जाएंगे। तो मैं आज की डेट में इसको कर रही हूँ। प्लेस जो है ये हमारी प्लेस डाल देंगे। हमें ये वेरिफिकेशन वाला पूरा पार्ट भरना है एंड फिर से प्रीव्यू एंड सबमिट करना है। तो वेरिफिकेशन वाला पार्ट भरने के बाद अब ये मैंने प्रीव्यू एंड सबमिट किया है, तो उसके बाद ये हमारा पूरा भरा हुआ फॉर्म आ गया है सामने, आप देखिए। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, आप देखिए आप नीचे तक आएंगे, इसमें अब आ गया है नोट्स अटैचमेंट। All the attachments together should not exceed 50 MB. All the attachments should be in PDF format only. सिर्फ PDF में ही फॉर्म्स जाएंगे। और अब आप देख लीजिए कि इसमें आपको क्या क्या अटैचमेंट्स डालने हैं। तो इसमें सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी होगी ट्रस्ट डीड और इंस्ट्रूमेंट की, और इसमें आपने ट्रस्ट कब क्रिएट किया है उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे। सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज होंगी ये सारी। एंड अगर आप क्योंकि ये जो ट्रस्ट है ये पिछले 3 साल से फंक्शन कर रहे हैं तो उसके भी आपको ITR सबमिट करने होंगे। आप ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज ही होने चाहिए। फिर उसके बाद हम नोट ऑन एक्टिविटीज भी डालेंगे। अगर आपकी प्रीवियस ईयर्स में कुछ भी आपने ऐसा सोशल एक्टिविटी किया हुआ है जो आपके ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट करे तो आपको वो डिटेल जरूर लिखनी चाहिए।
सो दैट इससे आपका ये जो फॉर्म है ये बहुत इम्प्रेसिव हो जाए एंड जो कमिश्नर्स हैं एग्जामिशन के उनको भी उसको चेक करने में या उसको देखने में ज़्यादा दिक्कत ना आए एंड वो उससे बिल्कुल इम्प्रेस हो जाए कि यस आपका जो ये जो ट्रस्ट है ये इसी वजह से है, जो इसकी एक्टिविटीज आपने मेंशन करी हैं ये उसी को जस्टिफाई करता है। तो ये नोट्स ऑफ एक्टिविटीज पे आपको बहुत अच्छे से वर्क करना होगा एंड इसको आपको थोड़ा इम्प्रेसिव बनाना होगा। तो ये जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो आपको इसकी सारी की सारी सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज रखनी होंगी, आप इसका ध्यान रखिएगा। तो आप देखिए अब इसमें हमारे केस में सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट अंडर विच ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन वाज क्रिएटेड ये हमें लगाना होगा। तो मैंने इसको बिल्कुल तैयार रखा हुआ है अभी अपने पास, तो मैं इसको चूज करके लगाती जाऊंगी। कॉपी अटैच करने के लिए कह रहे हैं तो मैं ये भी अटैच कर देती हूँ। तो अब मैं इसे सबमिट करूंगी। सबमिट करते ही आई ऑलरेडी हैव एन ईवीसी टू वेरीफाई। 3 ऑप्शंस आपके पास आ गए हैं, इनमें से आप कोई सा भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो मैं इसमें आधार यूज कर लेती हूँ। आई वुड लाइक टू जनरेट आधार ओटीपी नाउ। तो अब हमने इस पर क्लिक कर दिया है। आधार OTP request sent to UIDAI. Your principal contact will be receiving OTP from UIDAI shortly to the mobile number registered with Aadhaar. Kindly use this OTP to verify your form. I agree to validate my Aadhaar details to UIDAI and submit. So Form 10A has been filed and the transaction ID is given, and the acknowledgement number has been sent to Green and Clean Apes Land email address. So you can save this for your future reference and तो अब आपका ये 10A सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप इसे व्यू ई फाइल रिटर्न्स एंड फॉर्म्स में जाके एक बार देख सकते हैं। अदर फॉर्म्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखना चाहिए। सो हियर यू हैव सक्सेसफुली ई वेरीफाइड आ रहा है। तो अभी हमारा वेरीफाई हो चुका है कि अब हमारा 10A फाइल हो चुका है। सो अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, क्योंकि मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि हम 10A और ATG एक साथ ही अप्लाई करेंगे, तो अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो होगा ATG का। तो अब वो कैसे करना है मैं आपको उस पर लेके चलती हूँ। 12A के लिए एक चीज इम्पोर्टेंट और बता दूं मैं आपको कि ये जब आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है तो ये फॉर्म सबमिट होने के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन ही प्रिंसिपल कमिश्नर एग्जामिशंस जो है उनके पास चली जाएगी और वो इसे हो सकता है कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन भी आपसे बुलाएं। तो he may call for any document और information जिसे वो genuineness सोसाइटी की एक्टिविटीज की सारी चीजों को चेक कर सके। तो आप इस चीज के लिए अपने पास हैंडी रखिएगा सारे डॉक्यूमेंट्स, सो दैट इन केस बाय एनी चांस अगर कोई क्वेरी रेज होती है जिसमें आपको अपियर होके आपको अपने हार्ड कॉपीज या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट दिखाने हो तो आप अपनी फाइल एक प्रिपेयर रखिएगा। तो फिर उसके बाद जैसे ही प्रिंसिपल कमिश्नर जो है अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो आपकी ये जो एप्लीकेशन है उसे अप्रूव कर देंगे। तो आप एक चीज का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा कि ये लॉन्ग पेंडेंसी जो रखते हैं कमिश्नर्स उसके लिए डीम्ड रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12A का एक डीमिंग फिक्शन है जिसमें ये दिया गया है। सेक्शन 12AA ये कहता है कि अगर आपकी जो एप्लीकेशन है विद इन 6 मंथ या तो वो एक्सेप्ट करेंगे या वो रिजेक्ट करेंगे। तीसरा ऑप्शन उनके पास दिया नहीं है प्रिंसिपल कमिश्नर के पास कि वो इसे कहीं भी पेंडिंग रख सके। सो ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो इसमें CBDT ने एक इंस्ट्रक्शन डाली है जो कि बाइंडिंग है इनकम टैक्स अथॉरिटीज पे। तो आपको अगर विद इन 6 मंथ्स उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो वो डीम्ड रजिस्ट्रेशन माना जाएगा एंड आपकी जो सोसाइटी है वो 12A में रजिस्टर्ड हो जाएगी। सो यू हैव टू बी कॉशियस। आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा। तो
कमिश्नर में एनी टाइम अप्रोच यू, क्योंकि अब हमने ऑलरेडी फॉर्म सबमिट कर दिया है, तो अब हमारा काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। तो आज से लेके 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको ये रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो अब मैं आती हूँ आपको एटीजी पर। एटीजी का भी फॉर्म ऐसे ही भरा जाता है। फॉर्म नंबर 10G होता है, जिसमें एटीजी के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो कुछ कंडीशंस है जिसे आपको सेटिस्फाई करना होगा एटीजी के लिए, जैसे कि आपकी जो इंस्टीट्यूशन है वो एक्सक्लूसिवली चैरिटी पर्पस के लिए होना चाहिए, एंड उसका जो वर्क एरिया है वो इन इंडिया होना चाहिए। सो इट शुड नॉट बी आउटसाइड इंडिया। तो आपका जो इतना भी टेरिटोरियल बाउंड्रीज है जिसमें आपकी चैरिटेबल आपके ऑब्जेक्ट्स में जो आता है स्पेसिफिकेशन कि आप कौन से एरिया में एक्टिविटी करेंगे, तो वहां पर आपका ये जो है इन इंडिया होना चाहिए। एंड आप जो भी इनकम करते हैं उसमें कोई भी इनकम बिजनेस इनकम या वैसी इनकम नहीं होनी चाहिए जो कि अदर देन चैरिटी एक्टिविटीज आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11 एंड 12 या क्लॉज 23AA और क्लॉज 23C ऑफ सेक्शन में कहीं भी नहीं फॉल होते हैं। तो कंडीशंस जो है वो आपको ध्यान रखनी है अगर आपको अप्रूवल चाहिए अंडर सेक्शन 80G। तो इंस्टीट्यूशन की जो इनकम है वो प्रॉफिट एंड गेन से नहीं होनी चाहिए, एंड आपकी जो कंपनी है, आपकी जो सोसाइटी है, उसको सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी चाहिए। अगर कोई बिजनेस इनकम है तो दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेट होनी चाहिए। डोनेशंस जो भी आपकी सोसाइटी को या इंस्टीट्यूशन को आता है उसका जो है यूज जो है वो सिर्फ और सिर्फ चैरिटी के लिए होना चाहिए। तो आप अगर किसी से भी डोनेशन लेते हो तो आप उसको डोनेशन का सर्टिफिकेट दीजिए, एंड प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके उसका आपको रिकॉर्ड रखना होगा। नहीं तो फिर कभी भी आपकी सोसाइटी को वो अनअप्रूव या उसका जो रजिस्ट्रेशन है एटीजी का वो कैंसिल कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो इंस्ट्रूमेंट जो भी है आपकी जो आपने सोसाइटी बनाई हुई है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। इट हैज टू बी फॉर द पब्लिक एट लार्ज। तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट कम्युनिटी या कास्ट के ऊपर आपकी सोसाइटी नहीं होनी चाहिए। तो हम जिस सोसाइटी की बात कर रहे हैं अभी जो मैंने आपको 10A का रजिस्ट्रेशन बताया, इसका बहुत कॉमन ऑब्जेक्ट है। ये गांव का विकास करना चाहते हैं एंड शहर में भी अपनी लिमिट्स बढ़ा रहे हैं। तो इट इज बेसिकली अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। और आपको रेगुलर अकाउंट रखने होंगे, तो रिसीव्स एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट मेंटेन रखना होगा। तो आपको कुछ चीजों का ये ध्यान रखना है एटीजी के रजिस्ट्रेशन के लिए। अप्रूवल अगर आपको मिलना है एटीजी का तो आपको ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने पास हमेशा दिमाग में रखनी होगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना प्लानिंग करना होगा। तो रूल 11AA ऑफ द इनकम टैक्स रूल 1962 बताता है कि आपको एटीजी का अप्रूवल कैसे मिलेगा। So the application for approval of any institution shall be made in form number 10G, which shall be verified by the person who is authorized to verify the return of income under section 140 as applicable to the SST. ये सिमिलर है 10A जो हमने फाइल किया, बिल्कुल उसी की तरह। आपको इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से या ईवीसी ऑलरेडी जनरेटेड ईवीसी या आधार ओटीपी, इन तीनों में से किसी में से एक को यूज करना है। तो अभी हमने आधार ओटीपी यूज किया था जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उस आधार ओटीपी को यूज करके हमने अपना सक्सेसफुली ई वेरीफाई किया है उसे। तो ये जो कंडीशंस हैं 10A की और एटीजी की दोनों सिमिलर है, तो हमें इसे उसी तरीके से भरना है जैसे हमने 10A भरा है। अब 10G कैसे भरना है वो मैं अभी आपको ऑनलाइन बताऊंगी, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। तो हम दोबारा से आ जाते हैं अपने ई फाइल वाले पोर्टल पे, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov वाले पोर्टल पे। इसमें हम ई फाइल वाले टैब में जाके इनकम टैक्स फॉर्म्स में जाएंगे एंड इसमें हम फॉर्म नेम सेलेक्ट करेंगे। तो मेरा जो अभी फॉर्म है वो है फॉर्म नंबर 10G। तो 10G आपको मैं दोबारा दिखा दूं। 10G आप देखिए, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 80G5
क्लॉज नंबर 6 चैरिटेबल फंड और इंस्टीट्यूशन, तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया है। सबमिशन जो मोड होगा हमारा प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन होगा, तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे हमने 10A भरा हुआ था, अभी हम उसी के अकॉर्डिंग इसको दोबारा से देख लेंगे। सो आप ये जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए। कभी भी अगर आपको कोई भी फॉर्म भरना है तो आप उसी सिस्टम को यूज कीजिए जिसमें आप ये सारी चीजें आपके हो सकती हो। एस्ट्रिक्स वाली मैंडेटरी है, बैक बटन हमें यूज नहीं करना है, सारी की सारी INR में होंगी। कैलेंडर यूज करना है अंदर, अगर हमें कोई भी डेट या कुछ भी सेलेक्ट करना है तो कैलेंडर का यूज करेंगे हम, हाथ से नहीं लिखेंगे इंफॉर्मेशन। और ग्रे फील्ड जो है वो या तो ऑटो फिल्ड होती है या नॉन एडिटेबल होती है, यानी कि कहीं से पिक होकर आ रही होती है, तो वो हमें वो चेंज करने नहीं देंगे। वो कंपलसरी, मतलब वो फिक्स इन्फॉर्मेशन होती है जिसे हम सिर्फ प्रोफाइल से ही जाके एडिट कर सकते हैं। कोई भी ऐड या डिलीट करना है रो, तो ऐड डिलीट का बटन यूज करेंगे, एक्शन बटन। आपके सिस्टम पे JRE 1.7 वर्जन या उसके ऊपर का होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अटैचमेंट्स हमको पहले से ही तैयार रखने हैं और हमें बार बार अपने इस फॉर्म को सेव करना है, जैसे कि मैं आपको हर बार बताती गई हूँ। तो अब हम हमारे जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि है द एक्चुअल फॉर्म। तो अब हम फॉर्म पर आ गए हैं। फॉर्म आप देखेंगे कितना ऑलरेडी इसमें आधी इंफॉर्मेशन हमारी आ गई है, क्योंकि हमारी परमानेंट मैंडेटरी फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है। इसको हम बस एक बार चेक कर लेंगे, हमें इसको कुछ भी चेंज नहीं करना है। अगर आपको लगता है चेंज करना तो आप जाके प्रोफाइल में इसको चेंज कीजिए। तो अब हम नीचे आ रहे हैं, प्लीज स्पेसिफाई वेदर द फंड इंस्टीट्यूशन इज व्हाट। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम लिख देंगे कि हमारी ये जो सोसाइटीज में रजिस्टर्ड है। सो प्लीज स्पेसिफाई नेम ऑफ द लॉ अंडर विच दिस इज रजिस्टर्ड। तो मैं इस पे अपना जिस लॉ में ये रजिस्टर्ड है मैं उसका नाम लिख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कौन से एक्ट में हमारी ये रजिस्टर्ड हुई है, तो हमने इसमें ये एंट्री कर दी है। आगे हम पॉइंट नंबर 3 में आते हैं, इसमें हमें पर्पस देना है। तो यहाँ पे लीगल स्टेटस हमने दे दिया कि हमारी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट रजिस्टर्ड है, और कौन सी सोसाइटी में कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड है मैंने उसका भी यहाँ पे रेफरेंस दे दिया है। थर्ड नंबर पे हम आते हैं पर्पस। तो अब हमें जो हमारे सोसाइटी के ऑब्जेक्ट्स हैं, तैने भरते समय हमने जो ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं तो वही हमारा पर्पस है। चैरिटेबल पर्पस है तो मैं वही ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रिपीट करूंगी। सो मैं इसको सेव करती रहूंगी। सेव करना इज अ गुड प्रैक्टिस, सो आई विल सेव द ड्राफ्ट। ओके, दिस इज सेव। तो अब मैं इसमें हमारे पर्पस को ऐड करती रहूंगी। तो ड्रॉप डाउन में से मैं इसमें से सेलेक्ट कर लेती हूँ जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उसी को आगे लेके चलेंगे। रिलीफ ऑफ द पुअर भी है हमारे पास, हम इसमें ऐड करेंगे। वी हैव एजुकेशन ऑल्सो, अगेन हम इसमें ऐड करेंगे। तो जो मेरी सोसाइटी का ऑब्जेक्ट है वो प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट भी है, इसमें हम और ऐड कर लेंगे। एंड एडवांसमेंट, मेडिकल रिलीफ, ओके, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी भी है। तो अब मेरे पास whether it involves the carrying of any activity in the nature of trade, commerce or business, or any activity or rendering service in relation to any trade, commerce or business for assess or fee or any other consideration। तो हम किसी ट्रेड कॉमर्स में है नहीं, तो इसीलिए मेरा ये आंसर नो होगा। Whether the activity is undertaken in the course of actual carrying out of such advancement, तो क्योंकि मेरा ये नो हो गया इसीलिए ये हाईलाइटेड ही नहीं है ऑप्शन। वरना अगर आपकी कोई भी बिजनेस इनकम होती है तो उसके लिए आपको ये वाले ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे।
तो हमारे ये जो 2 पॉइंट्स हैं, डिटेल्स ऑफ रिसीट्स फ्रॉम सच एक्टिविटी, ये हमारे लिए एप्लीकेबल है नहीं। तो यहाँ पे हमें डिटेल्स ऑफ ऑदर फाउंडर और सेटलर, तो हमें इसमें डिटेल्स डालनी है उनकी, जो इसके ट्रस्टीज हैं, फाउंडर्स हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, तो मैं इसमें ऐड कर लूंगी। ये सेम है जैसे हमने 10A में भरा हुआ था, ये एग्जैक्टली सिमिलर है दोनों चीजें इसके अंदर। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर डी एन ई, तो हम इसे भर लेते हैं। तो मैंने ये तीनों डिटेल्स उसमें मेरे जो फाउंडर्स हैं उनके ऑफिस बेरर्स की डिटेल्स मैंने इसमें डाल दी है। तो मेरे फाउंडर्स ही मेरे ऑफिस बेरर्स हैं, तो मैं सेम इंफॉर्मेशन यही कॉपी पेस्ट कर दूंगी। तो अब हमने ये परमानेंट डिटेल्स इसमें जो हमारे ऑफिस बेरर्स हैं उनके डेजिग्नेशन के साथ हमने इसमें डिटेल्स डाल दी हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर एफ में आते हैं, एग्जाम्पशन अप्रूवल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। प्लीज प्रोवाइड द रेलेवेंट प्रोविजंस अंडर व्हिच द इनकम ऑफ द एप्लीकेंट वुड बी लायबल टू इंक्लूजन इन इट्स टोटल इनकम। तो अब हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारी जो इनकम है ये कौन से वाले उसमें एप्लीकेबल होगी एग्जाम्पल के लिए। हमने अभी डिटेल्स एंटर कर दी हैं। एग्जाम्पशन अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स सेक्शन एफ है अब हमारा। तो इसमें मैंने सेलेक्ट कर लिया है कि मुझे कौन से सेक्शन में एग्जाम्पशन क्लेम करना है। उसके बाद हम आते हैं हमारे सीरियल नंबर 2 पे। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ और सेलेक्ट किया होता तो वो यहाँ वाला फील्ड को, ये जो 2B वाली फील्ड है, से एक्टिव कर देता, बट देन अनएडिटेबल फील्ड है, हम नेक्स्ट चल रहे हैं। यहाँ पे हमें डिटेल्स ऑफ बिजनेस देना है। से लाइक अगर चैरिटेबल एक्टिविटी के अलावा भी अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे आपकी बिजनेस इनकम जनरेट हो रही है, मतलब जो इन द नेचर ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं है, तो उस वाले सिनारियो में आपको ये वाली डिटेल्स देनी होगी। तो क्योंकि मेरा ये प्रॉफिट्स एंड बिजनेस है नहीं, तो मैंने इसलिए यहाँ पे नो सेलेक्ट किया है। तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेती तो नीचे की स्ट्रीम्स एक्टिवेट हो जाती फील्ड्स। तो यहाँ पे आपको नेचर ऑफ बिजनेस देना होता कि आपका कैसा बिजनेस है, कि आप सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट, चैरिटेबल एंड नॉन चैरिटेबल, तो दोनों एक्टिविटीज के अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स रख रहे हैं क्या, तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल देनी होगी। अब क्योंकि मेरा ये नो है तो इसलिए ये फील्ड्स ऑटोमेटिकली ग्रे हो गई हैं, तो इसको हमें भरना नहीं है। पॉइंट नंबर 4 पे लिखा हुआ है कि whether the instrument order under which the institution or fund is constituted or the rules governing the institution or fund contains any provision for the transfer of application at any time of the whole or any part of the income or assets of the institution or fund for any purpose other than charitable purpose। तो ऐसा कोई एसेट नहीं है जिसमें जिसे हम अदर देन चैरिटेबल पर्पस के लिए ट्रांसफर करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे नो सेलेक्ट किया हुआ है। आपके पास दो ऑप्शन है, यस और नो। Whether institution or fund is expressed to be for the benefit of any particular religious community or caste। तो यहाँ पर हमारी ये जो सोसाइटी है उसे कोई भी स्पेसिफिक कम्युनिटी या कास्ट या रिलीजन के लिए स्पेसिफिकेशन नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नो सेलेक्ट किया हुआ है। अगेन यू हैव टू चॉइसेस, यस एंड नो। तो मैंने इसमें नो ही सेलेक्ट किया है बिकॉज वो मेरे सोसाइटी का ऑब्जेक्ट नहीं है। Whether the institution or fund maintains regular books, regular accounts of its receipts and expenditure, yes। हम इसका रिटर्न भी फाइल करते हैं, तो हमने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स और प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हुए हैं। डिटेल्स ऑफ डिमांड जो है ये आपको अपने इस लॉगिन पर ही मिल जाएगा, जहां पर आपको फॉर योर इंफॉर्मेशन में जाना होता है, वो मैं अभी आपको बता दूंगी। या अगर वो बहुत सिंपल है, उसमें फॉर योर इंफॉर्मेशन आप प्रोफाइल में आता है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं कि कोई डिमांड या कुछ आउटस्टैंडिंग है क्या आपके लिए। तो मेरी कोई भी डिमांड आउटस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे नो कर देती हूँ। नो करते ही नीचे की फील्ड देखिए ग्रे हो गई है, सो दिस यू नीड नॉट एंटर। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे। तो डिटेल्स ऑफ रिलीजियस एक्सपेंसेस, अगर हमने कोई भी एक्सपेंसेस रिलीजियस नेचर के किए हैं तो वो हमें देने हैं, तो मैं यहाँ पे नो कर देती हूँ बिकॉज देयर आर नो रिलीजियस एक्सपेंसेस ऑफ माय सोसाइटी।
उसको नो करते ही मेरा नीचे वाला ये जो सेकंड 1A पॉइंट है वो ग्रे हो गया है। मिसलेनियस पार्ट में अब हम आ जाएंगे। वेदर द ट्रस्ट डीड कंटेन्स क्लॉज दैट द ट्रस्ट इज इररिवोकेबल, ये आप याद करेंगे, ये वही चीज है जो हमने 10A में फिल किया था, वहां भी हमने ऐसा ही नेगेटिव में आंसर दिया था। डिटेल्स ऑफ अप्रूवल अंडर सब क्लॉज 4, सब क्लॉज 5, सब क्लॉज 6 और सब क्लॉज 7A of clause 23C of section 10. Registration under section 12A or 12AA. Rejection of application for approval, cancellation of approval under section 80. तो यहाँ पर हम डिटेल्स डालेंगे अप्रूवल की। हमने 12A का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, अप्रूवल रजिस्ट्रेशन है हमारा ऑर्डर डेट डालेंगे इसमें हम, ऑर्डर नंबर डालना है इसमें हमें, ऑर्डर डेट डालनी है। तो अब हमने ये डिटेल भी एंटर कर दी है एंड उसके बाद हम इसका डिक्लेरेशन भर देते हैं। I so and so, son of so and so, do hereby declare। डिक्लेरेशन की अब हम डिटेल्स पूरे जो एस्ट्रिक्स वाली इंफॉर्मेशन है जिसपे ये एस्ट्रिक्स बना हुआ है ये हम कंप्लीटली फिल कर देते हैं। जहां भी ड्रॉप डाउन अवेलेबल है वहां पे आपको ड्रॉप डाउन से ही सेलेक्ट कर लेना चाहिए, आपको अपने हाथ से कुछ डालने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं ऑलरेडी इंफॉर्मेशन भर चुकी हूँ, प्रीव्यू एंड सबमिट करूंगी, कहीं कुछ रह गया होगा तो ये हमें प्रॉम्प्ट कर देगा फॉर्म। तो प्रीव्यू एंड सबमिट करने से एक फायदा ये होता है कि आपका कहीं कोई कॉलम अगर छूटा हुआ है तो वो आ जाएगा। सो नाउ अब हमारा ये फॉर्म पूरा भर चुका है, उसका ये क्लियर इंडिकेशन है कि अब वो सबमिट के ऑप्शन पर हमको लेकर आ गया है। अब हमें इसमें आप देख सकते हैं अटैचमेंट्स मांगे हैं इन्होंने, तो ये अटैचमेंट्स हमें इसमें अटैच करके इसे अपलोड करना है, सबमिट करना है। जैसे हमने 10A सबमिट किया था अटैचमेंट्स लगा के EVC से या आधार OTP से, आप जिससे भी कंफर्टेबल हो उससे आप सबमिट कीजिए। तो मैं इसमें अब अटैचमेंट्स लगा देती हूँ। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12A। तो अब हम ATG के रजिस्ट्रेशन पे भी जाएंगे, बट क्योंकि हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसे मैंने 2 पार्ट में किया हुआ है। तो आपको लिंक इसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे आप ATG पे पहुंच सकते हैं। वहां भी मैंने आपको बिल्कुल ऑनलाइन कैसे इसको अपलोड करना है, भरना है, ये सारा चीज बताया हुआ है। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो इस चीज का बेनिफिट ले सकें, और बेल बटन को प्लीज क्लिक कीजिएगा। और मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर पूछिएगा, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स का रिप्लाई देना बहुत अच्छा लगता है। एंड मेरी कोशिश यही रहती है कि हम आपके सारे कमेंट्स का प्रॉपर आंसर दे पाऊँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो। तो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो? आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आए। हम भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जिसके लिए आप हमारे मेल TDS@airtelmail.in पे हमसे कांटेक्ट
कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्यूरी या सवाल हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हम उसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप अपडेटेड रहें। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।